In this lecture, we'll talk about the relation between estimated and theoretical autocorrelations. As we know, the comparison of estimated, that is sample autocorrelations, and the theoretical autocorrelations play a vital role in the identification of the underlying data generating process. So we must be very clear about the behavior of the estimated autocorrelations. Usually these estimated autocorrelations have large variance. So the behavior of sample autocorrelations may not be in the line of the theoretical autocorrelations. So we cannot expect that the sample autocorrelation will have a detailed adherence to the theoretical autocorrelation. तो जो मेन पॉइंट जहन में रखने वाला वो ये है कि सैंपल ऑटो कोरिलेशंस जो होती हैं उनमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सैंपल ऑटो कोरिलेशन को अगर हम ये कहें कि वो प्रोसेस की ऑटो कोरिलेशंस के साथ एग्जैक्टली मैच करें तो ऐसा रीजनेबल नहीं है. तो और हमें ये जहन में रखना है कि अगरचे एक प्रोसेस ने ही उस टाइम सीरीज को जब जनरेट किया होगा तो उस प्रोसेस की जो थ्योरेटिकल ऑटो कोरिलेशंस हैं और उससे जनरेट होने वाले सैंपल की ऑटो कोरिलेशंस में कोई एग्जैक्ट मैचिंग नहीं होगी. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर हम एक पॉपुलेशन से एक सैंपल सेलेक्ट करें तो सैंपल अगरचे उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी हो तो फिर भी जो सैंपल से मेजर्स होने वाली स्टैटिस्टिक्स हैं वो पैरामीटर्स के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते और उसके अंदर वेरिएबिलिटी मौजूद होती है. इसी तरह से टाइम सीरीज डेटा में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. अब इस हवाले से हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. उसमें एक तो ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि एक टाइम सीरीज को एक सर्टेन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल MA2 प्रोसेस ने जनरेट किया, तो MA2 प्रोसेस की थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली लैग 2 के बाद ऑटो कोरिलेशन 0 हो जाती है. लेकिन उस MA2 प्रोसेस से जनरेट होने वाली सैंपल टाइम सीरीज जरूरी नहीं ऐसा ही शो करे. उसकी वजह सैंपल ऑटो कोरिलेशंस का लार्ज वेरिएंस है, जिसकी वजह से लैग 2 के बाद भी किसी एक सर्टेन लैग पे दोबारा से हमें एक मॉडरेटली लार्ज ऑटो कोरिलेशन नजर आ सकती है. तो ऐसा होना बहुत नेचुरल सी बात होगी. इसके अलावा कुछ ऐसी कि ऑटो कोरिलेशन एक सर्टेन लैग तक सिग्निफिकेंट रही, फिर कुछ कोरिलेशंस इनसिग्निफिकेंट हो गई और उसके बाद दोबारा फिर कोई हमें अगर ऐसे रिपल्स नजर आते हैं तो हमें अगर उसमें कोई क्लियर कट पैटर्न नहीं है तो हम ऐसी जो इंफॉर्मेशन है उसको फॉर द टाइम बिंग हम इग्नोर कर देंगे और हम उसको बिल्कुल एग्जैक्ट 1-to-1 थ्योरेटिकल ऑटो कोरिलेशन से मैच करने की हमें जरूरत नहीं होगी. इस हवाले से कुछ रिकमेंडेशंस हैं जब हम सैंपल ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन को मैच कर रहे होंगे, उनके दरमियान रिलेशन को देख रहे होंगे. पहली बात तो ये है कि ये जो ऑटो कोरिलेशंस और पार्शियल ऑटो कोरिलेशंस होंगे इनके ग्राफ को और इनके बिहेवियर का एक ब्रॉडली हम उसको स्टडी करेंगे और इंडिविजुअल लैग पे अगरचे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन हम एक्चुअली ये देखेंगे कि ये ग्राफ क्या कट ऑफ हो रहे हैं या कोई डैम्प्ड साइन कोसाइन वेव बना रहे हैं, कोई एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है, तो उसका जो एक ब्रॉड बिहेवियर है उसको कंसिडर किया जाएगा. सेकेंडली अगर कुछ ऐसी इंटरमिटेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि सपोज एक सर्टेन लैग तक वो नज़र आया कि वो कट ऑफ हो गया ग्राफ, लेकिन उसके बाद दोबारा कुछ सब्सीक्वेंट लैग्स पे दोबारा हमें कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस मिलती हैं, तो ये कोई हो सकता है रियल इफेक्ट ना हो अगर वो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा. और लास्टली हमें ये देखना है कि इस आइडेंटिफिकेशन स्टेज पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही मॉडल हम लिस्ट करें. आमतौर पे 2 या 2 से ज़्यादा मॉडल्स को लिस्ट कर लिया जाता है जो कि उस सैंपल ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन के बिहेवियर को देखते हुए हम कैंडिडेट लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसके बाद उन मॉडल्स को
हम चांस देते हैं ताकि वो देखा जा सके कि वो फिट होने के बाद और उनके रेजिडुअल्स को स्टडी करके हम डिटरमिन करते हैं कि उन आइडेंटिफाइड मॉडल्स में से कौन सा मॉडल हमारी ऑब्जर्व टाइम सीरीज के लिए बेहतर होगा।